सीबीएसई क्लास 12 अकाउंट्स के अंदर फाइनल रिवीजन में आज अपन स्टार्ट करेंगे दो टॉपिक, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज अलोंग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपैरेटिव कॉमन साइज का एक क्वेश्चन बनेगा, कैश फ्लो से क्वेश्चन आना ही आना है। कैश फ्लो एक ऐसा टॉपिक हो गया जहां पर हर मार्क्स के अंदर आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर लिख कर रखा है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का थ्योरेटिकल पोर्शन एक बार पढ़ते हैं। सो लिखा है व्हाट इज मेंट बाय कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हो गया और बैलेंस शीट हो गया। बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दोनों इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस that shows change in each item of financial statement in both absolute amount and percentage terms, taking the item in preceding accounting period as base। लास्ट ईयर को बेस बनाते हैं और कितना चेंज हुआ है भाई। चार कॉलम खुलते हैं, चार कॉलम में पहला कॉलम कौन सा है? करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फिर थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, लास्ट ईयर कंपैरिजन इस साल कितना बड़ा है, और लास्ट कॉलम कौन सा खोलेगा? परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का। तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में कितना बड़ा वो थर्ड कॉलम बताता है, और फोर्थ कॉलम एज अ परसेंटेज लास्ट ईयर को बेस लेते हुए हम एक परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। दिस कंपैरेटिव। What is meant by common size statement? Common size statement is a statement in which all amounts are converted into percentage to a common base. That is revenue for operation for common size statement of P&L and total assets or total of equity and liabilities for common size balance sheet. Common size balance sheet है, common size statement of P&L है। common size balance sheet है, base किसको लेते हैं? टोटल को। किसको बेस लेते हैं? टोटल को। हर को परसेंटेज ऑफ टोटल के अंदर अपन एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर बेस किसको लेते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, उसको बेस ले लिया, 100% दे दिया, और बाकी सारे फिगर्स उसके परसेंटेज में एक्सप्रेस होते हैं। करंट ईयर के परसेंटेज पर, करंट ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब, और प्रीवियस ईयर के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेशन होता है। Which item is assumed to be 100 while preparing common size statement of P&L? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाते टाइम किसको 100 अज्यूम करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। ठीक है, व्हाट इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट? कंपैरेटिव बैलेंस शीट इज द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट। कंपैरेटिव इज हॉरिजॉन्टल, लास्ट ईयर, करंट ईयर, चेंज, हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, कॉमन साइज कैसा है? वर्टिकल एनालिसिस है। ठीक है ना, तो comparative balance sheet is the horizontal analysis of balance sheet in which each item of asset, equity, liability and analyzed horizontally for two or more accounting period. Comparative balance sheet shows asset, equity and liabilities in absolute values, increase or decrease in absolute value, percentage or proportionate change। देखो पहला जो लिखा है ना, asset, equity, liabilities and absolute value, वो first second column, column number 1 2, absolute increase or decrease is column number 3, and then percentage वाला is column number 4। State the meaning of comparative statement of P&L. Comparative statement of P&L means an income statement which shows the operating results for a number of years together with a change in absolute values as well as percentage. ठीक है, फिर what is common size statement of P&L? Common size statement of P&L is a vertical analysis of income statement in which figures reported in income statement are converted into percentage into revenue from operations. That is common size। वर्टिकल एनालिसिस किया है पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज में। ये लिखकर इसलिए दिया है कि अगर कहीं आ गया 2 नंबर के अंदर व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट पीएनएल तो तुम्हें लिखना नहीं आता है, इसलिए दिया लिखकर। ठीक है, what is meant by common size balance sheet? It is a statement in which figures reported in balance sheet are converted into percentage to total asset or total of equity and liability. It is a vertical analysis of balance sheet। वर्टिकल एनालिसिस है बैलेंस शीट का। भाई कॉमन साइज कैसा एनालिसिस है? कॉमन साइज कैसा एनालिसिस है? वर्टिकल। और कंपैरेटिव कैसा एनालिसिस है? हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, तो कम से कम कॉमन साइज कंपैरेटिव में लिखना है तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस तो लिख ही सकते हो। ठीक है, अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट आता है तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो भाई किसका है? हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस तो है, किसका है? बैलेंस शीट में क्या आता है? वेरी गुड, क्या आता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज, लायबिलिटीज एंड असेट्स का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ओके, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में 4 कॉलम होते हैं। कौन से 4 कॉलम होते हैं? तो पहले 2 साल क्या बताते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यूज। तीसरा कॉलम क्या बताता है?
एब्सोल्यूट चेंज कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर। और लास्ट कॉलम क्या बताता है? परसेंटेज चेंज। तो ये लिख दोगे ना तुम? अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या बताता है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसका? वेरी गुड। कंपैरेटिव स्टेटमेंट हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किसका बताता है? पीएनएल में क्या आता है? क्या आता है? इनकम और एक्सपेंसेस का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बताता है, ठीक है ना। कितने कॉलम होते हैं? 4। तो पहले दो एब्सोल्यूट वैल्यूज बता देते हैं। तीसरा कॉलम क्या बताएगा? चेंज इन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुआ। और लास्ट कॉलम क्या बता देगा? परसेंटेज। ओके, ठीक है। बहुत बुद्धि लोगों, इतना लिख सकते हो ना। वैसे तो ये लिखना है, वैसे तो यही लिखना है, पर ये नहीं आए यार तो ये लिख सकते हो। कुछ काम तो जल्दी जीवन में, उसको एग्जामिनर तो लगे हाँ पढ़ा लिखा आदमी ले कुछ बात कर रहा है, ठीक है ना। पक्का? अच्छा, कॉमन साइज आएगा तो क्या होगा? वर्टिकल एनालिसिस। अभी कॉमन साइज बैलेंस शीट बोलूं तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में क्या होता है? किसको बेस लेते हैं? टोटल ऑफ असेट्स एंड टोटल लायबिलिटीज को बेस लेकर परसेंटेज के अंदर हर असेट और हर लायबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल असेट और टोटल लायबिलिटी। ओके, ओके। हर ईयर का फिगर हर ईयर के टोटल असेट टोटल लायबिलिटी के परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक बात है। अच्छा, मैंने बोला कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, तो वर्टिकल एनालिसिस तो है ही। किसका? ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस का। क्या करते हैं? every item of revenue and expenses are expressed as a percentage of revenue from operation। okay, everyone 100%। बहुत बढ़िया। फिर why is common size statement also known as a 100% statement? 100% statement क्यों बोलते हैं भाई इसको? As all the items are expressed as percentage of the base item in common size statement, therefore common size statement is also called 100% statement। For example, revenue operation is considered as base item in common size income statement। Example में एक और क्या ऐड कर दोगे? Total of assets or liabilities is expressed stated as a base for expression of percentage of all assets and liability। Okay, everyone, great। Question number 8 मैंने पूछा what are the two items of horizontal analysis of financial statement? Comparative balance sheet and comparative statement of P&L। comparative P&L नहीं, comparative statement of P&L, comparative income statement, ठीक है। What are the two items of vertical analysis of financial statement? बहुत बढ़िया। What are the tools of financial analysis? ये टर्म 1 का भी था, ये टर्म 1 में भी है। What are the tools of financial analysis? Comparative common size statements, ratio analysis, cash flow statement, ठीक है ना सब लोग? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर द कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ऑफ साइमन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बनाओ भाई। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको जमाना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको जमाना पड़ता है, इस चीज का ध्यान रखना। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आपको जमाना पड़ता है, इसलिए ध्यान रखना। जल्दी से बनाओ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। भाई सबसे पहला काम तो क्या करना है? एज इट इज जमा देना है।
31 मार्च 2021। बनाओ फटाफट से। भाई पहले करंट ईयर आएगा। करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर कौन सा है? 2020। तो 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021। फिर नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा? एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। और लास्ट कॉलम क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ये ध्यान है ना भाई। स्टेटमेंट ऑफ पीरियड में सबसे पहला काम आपको जो करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है? आपको जमाना रहेगा इसको। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही आएगा, अरे है ना। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना लिखें? 31 मार्च 20 में कितना है? 12 लाख। फिर 15 लाख। मुझे बताओ अदर इनकम है क्या? अदर इनकम है, तो इसके नीचे अदर इनकम आ जाएगा। अदर इनकम के अंदर 20,000 और फिर 30,000। दिस विल गिव यू व्हाट? टोटल रेवेन्यू 12 लाख 20,000, 15 लाख 30,000। इसके बाद सारे एक्सपेंसेस स्टार्ट होंगे। एक्सपेंसेस के अंदर एक ही हमारे पास क्या है? हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 31 मार्च 20 का कितना है? 5,50,000 और 7 लाख रुपए। इन दोनों को भाई यही टोटल है और कुछ है नहीं इसके अंदर। इन दोनों का डिफरेंस विल गिव मी व्हाट? अरे विल गिव अस व्हाट? विल गिव अस व्हाट? भाई यहां पर और लिख देता हूं टोटल एक्सपेंसेस। फॉर्मेट का पार्ट तो है, इसका नाम कर देंगे बी। 550 और 7 लाख। ए माइनस बी विल गिव अस व्हाट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्योंकि टैक्स के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके लिए यहीं पर कदम छोड़ देंगे। 1220 माइनस 550 कितना होता है? हाँ जी 6,70,000। ओके, और ये कितना होता है? 8,30,000। ये तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जमा दिया। भाई बैलेंस शीट और पीएनएल सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले पीएनएल आपको जमाना पड़ता है। डिफरेंस कंपेयर करते हैं, कितना चेंज हो रहा है? 3 लाख। ये कितना है? 10,000। ये कितना है? 3,10,000। फिर 1,50,000। फिर सेम 150 ओनली। फिर 1,60,000। लास्ट कॉलम में क्या करना है अपन को? परसेंटेज एक्सप्रेस करना। 3 लाख अपॉन 12 लाख 25%। 10,000 अपॉन 20,000 50%। 310 अपॉन 1220 मुझे नहीं आता, तुम बताओगे।
150 अपॉन 550 बताओ कितना आ रहा है? कौन सा, ये वाला? 24.6। वेरी नाइस। 150 अपॉन 550, नहीं कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। हाँ, तो मैं तो बता रहा हूँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तूने करा है वो अच्छी बात है। 27.2। हाँ, 150 अपॉन 550 सेम 27.2। 20 पक्का है ऐसा? मैंने चेक नहीं करे परसेंटेज, मैंने खाली दो ऊपर के करे। परसेंटेज सही है ना सब लोग? 9th करो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। 9th करो फटाफट से, फटाफट से 9th करो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। नालायक, ये 25.4 है। ट्वेंटी 25.4% है। वही फिगर चेक कर लेना, परसेंटेज मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 करो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 9 करो, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, फिर अब कर दूं ना, फिर अब कर दूं। क्वेश्चन नंबर 9 करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। 2020 में 2,50,000, 2021 के अंदर 3 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बाद अदर इनकम आता है। अदर इनकम है क्या? अदर इनकम है क्या? क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ अदर इनकम। तो आप इंटरेस्ट लिखोगे, आप अदर इनकम लिखोगे? आप अदर इनकम ही लिखोगे। तो अदर इनकम आ जाएगा 2020। सो इन दोनों का टोटल विल गिव यू व्हाट? टोटल रेवेन्यू दैट विल बी 2,70,000, 3,20,000। अभी सारे एक्सपेंसेस की बारी, अभी सारी एक्सपेंसेस की बारी। मुझे बताओ, आपको एक्सपेंस दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, टैक्स रेट। सबसे पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड सबसे पहले कितना है? 150। फिर कितना है? 1,70,000।
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितने के हैं? 2020 के अंदर तो 10,000 और फिर यहां पर भी 10,000. दिस विल गिव यू व्हाट, और दिस विल गिव यू व्हाट, टोटल एक्सपेंसेस जिसका नाम हो जाएगा बी 160 एंड 1,80,000. ठीक है. A minus B will give you what? Profit before tax. A minus B. 270 minus 160 कितना हुआ? 270 minus 160 कितना हुआ? 1,10,000. और 320 minus 180 कितना हुआ? 1,40,000. इसमें से क्या माइनस करना है? टैक्स. कितना परसेंट? 50% दोनों साल ही, तो 55,000 और 70,000. This will give you what? Profit after tax. Same 55 and 70. I hope कोई समस्या नहीं. थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज का है. 250 का 3 लाख कितना हो गया? 50,000 बढ़ गया. कुछ नहीं बढ़ा, 50,000 बढ़ा. फिर 20,000 कुछ नहीं बढ़ा, 20,000. This is 30,000. This is 15,000 इंक्रीज. भाई इससे फर्क नहीं पड़ता सिंबल से, वो तो वहां टैक्स माइनस हो रहा है. यहां तो इसी से देखना है, ये बढ़ रहा है तो प्लस में लिखना है, कम हो रहा है तो माइनस में लिखना है. 55 का 70 हुआ है, बढ़ रहा है इसलिए प्लस में आएगा. फिर ये भी 15. कोई प्रॉब्लम क्या? सब लोग. लास्ट कॉलम परसेंटेज का है. 50,000 अपॉन 2,50,000 कितना परसेंट? 20. यहां कुछ इंक्रीज हुआ ही नहीं. पक्का 18.5%. ओके. 13.33%. यह कुछ नहीं. 20 अपॉन 160 12.5. पक्का. ठीक है. 30 अपॉन 110 20.27.2. ओके. अच्छा. ठीक है ना सब लोग? अरे सब लोग 10 करो. कंपैरेटिव बैलेंस शीट. कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 10. जमी जमाई भी होती है कंपैरेटिव बैलेंस शीट. करो क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से. कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड. ईयर कौन कौन से हैं? 2021 ही है. ठीक है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड को क्या बोलते हैं? इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड. सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा. फिर शेयर होल्डर्स फंड के अंदर 12 लाख और 12 20
22-20 शेयर होल्डर्स फंड के बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है 6 लाख 6 लाख। फिर करंट लाइबिलिटी आ जाएगी, करंट लाइबिलिटी आ जाएगी 2 लाख और 180। दिस विल गिव यू व्हाट, टोटल लाइबिलिटीज। फिर असेट्स, असेट के अंदर हमारे पास नॉन करंट असेट पहले आएंगे, फिर करंट असेट्स आएंगे। नॉन करंट असेट कितने के हैं, 14 लाख एंड 25 लाख 20,000, और करंट असेट्स हैं 6 लाख और 4 लाख 80,000 के। ठीक है, बैलेंस शीट जमा दी, सिंपल से बैलेंस शीट जमाना ही था खाली, बैलेंस शीट जम गई। नाउ 12 लाख का 22-20 कितना बढ़ गया, 10 लाख 20,000। ये कुछ नहीं, ये देखो कम हो रहा है, 2 लाख का 180 तो नेगेटिव 20,000, दिस इज 10 लाख। ये बढ़ रहा है अगेन तो 11 लाख 20,000, ये कम हो रहा है तो -1,20,000, दिस विल बी 10 लाख। आई होप कोई समस्या नहीं, ठीक है। कम हो रहा है तो सिंबल चेंज हो जाएगा खाली नेगेटिव का। 10, 20 अपॉन 12 लाख, आई डोंट नो, ये पता नहीं, ये इज 10%। ये देखो नेगेटिव है तो ये परसेंटेज भी नेगेटिव में हो जाएगा। ये कितना है, 10, 20 अपॉन 12 लाख, 5 है 80, 85, ओके, दिस इज 50, 10 अपॉन 20, कौन सा वाला, अच्छा 11, 20 अपॉन 14 लाख कितना, 80%, ओके, नेगेटिव 20%, 50%। आई होप कोई समस्या नहीं, कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 करो, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन नंबर 11 कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। कॉमन साइज बैलेंस शीट के अंदर मुझे बताओ थर्ड कॉलम का नामकरण क्या होगा और फोर्थ का नाम, थर्ड का नाम क्या होगा, परसेंटेज क्या, मतलब क्या लिखूं, अच्छा थर्ड कॉलम का नामकरण क्या करना है, कॉमन साइज बैलेंस शीट है, क्या नाम लिखूं, कुछ भी लिख दो। थर्ड कॉलम मतलब परसेंटेज है, परसेंटेज किसका, 31 मार्च 20, और ये परसेंटेज 31 मार्च 2021। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड है 6 लाख 9 लाख, फिर नॉन करंट लायबिलिटी है 3 लाख 3 लाख, फिर करंट लायबिलिटी दे रखी है 1 लाख और 3 लाख,
टोटल लगा लेते हैं 10 लाख और ये 15 लाख। असेट के अंदर नॉन करंट असेट है 7 लाख और 10,50। पीछे करंट असेट दे रखे हैं 3 लाख और 4.5 लाख। टेन लाख और ये 15 लाख। नाउ कॉमन साइज है तो कॉमन साइज में सबको परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सप्रेस करना है। तो 6 लाख अपॉन 10 लाख 60%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, 1 लाख अपॉन 10 लाख 10%, और इन दोनों को तो क्या देना है 100 ही देना है। 7 लाख अपॉन 10 लाख 70%, 3 लाख अपॉन 10 लाख 30%, ये तो हो गया वापस से 100% और 100%। 9 अपॉन 15 कितना होता है 60%, 3 अपॉन 15 is 20%, 1050 अपॉन 15 लाख 70 पक्का ओके। अच्छा ये 3 है तो हाँ 30%। भाई कॉमन साइज में कह रहा मैं कि टोटल मैच होगा आपका, कॉमन साइज हमेशा जाना टोटल मैच होगा। तो जैसे मैंने ये 3 लाख अपॉन 15 1/5 20% 20% निकाल लिया था, तो मुझे पता पड़ गया कि बचा वही होगा, वो 60% ही होने वाला है। ठीक है, तो कॉमन साइज में आपका टोटल मैच करता है, कॉमन साइज में आपका टोटल मैच करता है, कंपैरेटिव में टोटल मैच नहीं करता, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 12, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, बनाओ फटाफट से। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है फटाफट से। सबसे पहले क्या आता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर 2020 में है 4 लाख, 21 के अंदर है 6 लाख। मुझे बताओ अदर इनकम है क्या, नहीं है, तो दिस विल बिकम योर टोटल रेवेन्यू एज वेल, दिस विल बिकम योर टोटल रेवेन्यू एज वेल। ठीक है, लिखो टोटल रेवेन्यू यहां पर, चार लाख और 6 लाख। अब सारे एक्सपेंसेस की बारी आएगी। एक्सपेंसेस में आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, फाइनेंस कॉस्ट है, पहले क्या आएगा, पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा है 2020 में 50% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब 4 लाख का 50% 2 लाख, और 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का 60% 3 लाख 60,000, जिसका परसेंटेज है उसका परसेंटेज निकाल दिया। फाइनेंस कॉस्ट यही आ जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट 2020 का है 8,000 और 21 का कितना है 10,000। दिस विल गिव यू व्हाट, टोटल एक्सपेंसेस 2,08,000 और ये कितना हो जाएगा 3,70,000। दिस विल बी A minus B will give you what, profit before
टैक्स ए माइनस बी। 4 लाख माइनस 2 लाख 8,000 कितना होता है? 1 लाख 92,000। 6 लाख माइनस 370 is 2 लाख 30,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स का रेट दे रखा है तो माइनस टैक्स लिखा है 40% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दोनों 40% है। 192 का 40% कितना? पक्का? और 230 का 40% 92,000। 23 इंटू 4 46। ठीक है, ये चेक कर लिया, पक्का सही है। दिस विल गिव यू व्हाट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। निकालो कितना आ रहा है? 115,200। ओके, 1,38,000। ये आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरा कंप्लीट कर लिया। ये आपने स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल पूरा कंप्लीट कर लिया। अब 31 मार्च 20 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को दोनों के 100% दे देंगे अपन। 4 लाख, ये तो वापस 100 ही होना है। नाउ every figure would be expressed as a percentage of revenue from operation. तो 2 lakh upon 4 lakh 50, 8,000 upon 4 lakh दो 2%। ओके, 2 lakh 8,000 upon 4 lakh 50 2%। फिर 192 upon 4 lakh 192 upon 4 lakh 48। 100 minus 52 कर लो तो भी आ जाएगा भाई, उसी का परसेंटेज चल रहा है तो 100 में से ही सब प्लस माइनस हो रहा है। 76,800 अपॉन 4 लाख 76,800 अपॉन 4 लाख 19.2 क्या? 48 का 40% 19.2 है ना? 1,15,200 अपॉन 4 लाख 20.8। नहीं, 28.8 28.8। ठीक है ना? अरे सब लोग नाउ तो 21 का 21 के हिसाब से 360 अपॉन 6 लाख कितना परसेंट? 60। 10,000 अपॉन 6 लाख 10,000 अपॉन 6 लाख 1.33। तो ये 61.33 370 अपॉन 6 लाख। ठीक है क्या? 230 अपॉन 6 लाख 30.67 प्रोवाइडेड ये सही है और प्रोवाइडेड ये सही है। 10,000 अपॉन 1.66 है तो ये भी 67 कर लूं बल्कि। तो ये हो जाएगा 38.33। भाई परसेंटेज तुम्हें चेक करना है, एग्जाम में तुम्हें निकालना है। प्रियांश से बेटा एक आधी तो बता, अब एक आधी परसेंटेज तो बता दे। क्या आ रहा है? 15 पॉइंट पक्का 33 आ रहा है। ठीक है, तो फिर तो 23% हो गया। 138 अपॉन 6 लाख। भाई मेरे को परसेंटेज के बारे में कोई समस्या मतलब कोई जानकारी नहीं है, तुमने निकाले हैं, चेक कर लो परसेंटेज सही है क्या। सही है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 करो, लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 करो। क्वेश्चन नंबर 13 करो। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है 31 मार्च 18 के लिए। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। सेम फटाफट से।
जल्दी से कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है। भाई सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 5 लाख और 4 लाख, यही आपका टोटल रेवेन्यू भी बन जाएगा 5 लाख और 4 लाख। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अंदर 350 और 240, एक अदर एक्सपेंसेस दे रखा है तो अदर एक्सपेंसेस आ जाएगा 130 और 1,10,000, 4,80,000 और 3,50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ए माइनस बी कितना हो जाएगा 20 और ये 50, टैक्स एट 40% 8,000 और 20,000, which will give me 12,000 as profit after tax और 30,000 as profit after tax। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को अपन बेस लेते हैं 100 देते हैं, 50% है क्या इस बार, ओहो, तो ये 10,000, ये 25, नाउ 350 अपॉन 5 लाख 70, 130 अपॉन 5 लाख बता दो रे, 130 अपॉन 5 लाख 26, तो ये 96, 480 अपॉन 5 लाख, ठीक है ना। 20,000 अपॉन 5 लाख 4%, दो, फिर 240 अपॉन 4 लाख 60, 110 अपॉन 4 लाख 27.5, ओके, 350 अपॉन 4 लाख 84 कुछ 87.5, ओके, देन 50 अपॉन 4 लाख 50,000 अपॉन 4 लाख 12.5, 6.25, 6.25, ठीक है ना, अरे ठीक है ना, बढ़िया। चलिए, दिस कंप्लीट्स योर कंपैरेटिव कॉमन साइज। अब स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने कितने मेथड प्रिस्क्राइब करे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के,
दो मेथड, कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हमारे क्लास 12 सीबीएसई के अंदर कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड से ही हमारे को खाली करना रहेगा। मुझे बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कितनी एक्टिविटीज है? तीन। तीन कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब वो मेरा जो कोर बिजनेस से, ऑपरेशन से जो पैसा जनरेट होता है। कैश फ्लो कर रहा हूं तो पैसा आया है पैसा गया उससे मतलब है, ठीक है। दूसरा एक्टिविटी इज इन्वेस्टिंग, मैंने अपना पैसा कहां लगाया है? जो मेरे असेट्स हैं, ठीक है, वहां से। लास्ट एक्टिविटी इज फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब कहां से पैसा जनरेट हुआ है या कहां पैसा रीपे किया गया है, ठीक है क्या? ये तीन अपना एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन हो गया। सो व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट? Cash flow statement is a statement in which shows inflows or outflows of cash and cash equivalent of an enterprise during a specified period under three activities, namely operating, investing and financing. What are the two major inflows and two major outflows of cash from investing activity? या फिर give four examples of investing activity, किसी भी नाम से अंदर। तो कोई भी इन्वेस्टिंग के चार आइटम बताने हैं आपको, इन्वेस्टिंग के कोई भी चार आइटम बताने हैं, ठीक है? सोच के बता दो, पढ़ने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या अदर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो पैसा मिला है खाली उसी से मतलब है। और परचेज ऑफ डिवेंचर्स, परचेज ऑफ इनटैंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट में सारे आ गए थे वैसे, ठीक है। और डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसने लिख रखा है कैश पेमेंट टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूडिंग इंटैंजिबल, कैश पेमेंट टू परचेज शेयर्स, वारंट्स, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटरप्राइज, ठीक है। और रिसिप्ट में लिखा है कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और कैश रिसिप्ट फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, वारंट्स और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर कंपनी, ठीक है। ये आपको चार एक्टिविटीज के नाम दे रखे हैं। लिस्ट एनी टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू। ये आता नहीं है तुम्हारे को, मार्क कर लो। अच्छा, ये कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विस और कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी, फीस, कमीशन एंड अदर रेवेन्यू, ये हमारे जब डायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें दिखता है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, ये सेम ऐसा दिखता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी व्हिच इज ऑलवेज फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। भाई दो तरह के एंटरप्राइज होते हैं, फाइनेंशियल एंटरप्राइज और नॉन फाइनेंशियल। हम बाय डिफॉल्ट किसकी बात करते हैं? हमेशा नॉन फाइनेंशियल, ठीक है, हम नॉन फाइनेंशियल की बात करते हैं। ये बोल रहा है ऐसी कोई एक्टिविटी बताओ जो हमेशा फाइनेंसिंग होगी, चाहे फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो चाहे नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज हो। तो कौन सा होगा? डिविडेंड पेड हमेशा, शेयर इशू करे हमेशा, डिवेंचर इशू करे हमेशा, ठीक है। तो डिविडेंड पेड, इशू ऑफ शेयर डिवेंचर फॉर कैश आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटरप्राइज। फिर क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट विद रीजन वेदर कैश डिपॉजिटेड इन अ बैंक विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो। नो फ्लो, क्योंकि बैंक और कैश दोनों इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश में हो चाहे बैंक में हमें फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन 6, व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एज बिलोंगिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। गुडविल रिटर्न ऑफ ऑपरेटिंग आता है, कहां आता है ऑपरेटिंग के अंदर? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम में क्या होता है? प्लस होता है माइनस होता है? प्लस। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग में क्या होगा? ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो उनका मेजर एक्टिविटीज में चला गया। मुझे बताओ गुडविल सेल करी है, उससे पैसा है, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग, रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल इज इन्वेस्टिंग, ओके। अगर मैं आपसे पूछूं इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय कंपनी ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट के दो इंपैक्ट बताओ, दो इंपैक्ट बताओ। एक तो इन्वेस्टिंग में प्लस हो रहा है, दूसरा ऑपरेटिंग में कहा? एडजस्टमेंट में क्या? माइनस। प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, बराबर करने के लिए माइनस। अगर मैं आपसे पूछूं डिविडेंड पेड के दो एडजस्टमेंट बताओ, फाइनेंसिंग में माइनस और
बिफोर टैक्स से ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड। वो नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 आइटम होते हैं। नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी 4 आइटम होते हैं। कौन से 4? ट्रांसफर टू रिजर्व, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेड, डिविडेंड कोई सा भी पेड। कौन कौन से डिविडेंड हो सकते हैं? किस किस नाम से डिविडेंड पेड हो सकते हैं? मेरा कहने का मतलब पीएस डिविडेंड पेड, इक्विटी डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड, फाइनल डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड, किसी भी नाम से डिविडेंड पेड नेट प्रॉफिट में क्या होगा? ऐड होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा, ठीक है। और लास्ट क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम भी हो सकता है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हो सकता है, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रिसीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डज एन इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट? व्हेन डज एन इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई एज कैश इक्विवेलेंट? कैश इक्विवेलेंट मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अपन क्या मानते हैं? मार्केटेबल सिक्योरिटी, दैट इज व्हाई इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ध्यान है ना। अब उसका कहानी क्या है कि 90 दिन के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, कितने दिन के अंदर अंदर? 90 डेज के अंदर अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या मान सकते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखा है। एंड इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट व्हेन इट हैज शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड ऑफ से 90 डेज और लेस विदाउट एनी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन इट्स वैल्यू फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। 90 दिन में जो कैश में कन्वर्ट हो जाए उसको हम क्या मान लेते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, while preparing cash flow statement, identify the following transaction as belonging to operating, investing, financing or cash and cash equivalent. Bank overdraft, rebate, bank OD, always financing. Bank OD is always a part of financing. Purchase of marketable security to be sold within 90 days. Cash and cash equivalent. Mention whether the following would result in inflow, outflow or no flow. Issue of fully paid bonus share. No flow. बोनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता है, शेयर कैपिटल बढ़ रहा होता है, पर पैसा नहीं आता, नो फ्लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, क्यों? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट है दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट विद रीजन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो, नो फ्लो ऑफ कैश। कैश डिपॉजिट इन बैंक, नो फ्लो। प्रपोज डिविडेंड, क्यों? प्रपोज डिविडेंड की दो कहानियां हैं। प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी है, जब तक डिक्लेयर नहीं होता शेयर होल्डर से तब तक वो हमारी सर्टेन लायबिलिटी नहीं बनती। तो प्रपोज डिविडेंड सिर्फ डायरेक्टर्स जो हैं, बीओडी जो हैं, वो प्रपोज करते हैं, जब तक शेयर होल्डर्स को अप्रूवल नहीं करते तब तक इट रिमेन्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, ठीक है ना। तो अगर प्रपोज डिविडेंड की हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, 2 साल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको खाली किससे मतलब है? लास्ट ईयर वाला ही डिविडेंड पेड है, फाइनेंसिंग माइनस होगा, वही ऊपर नेट प्रॉफिट में ऐड होगा। करंट ईयर का जो प्रपोज्ड डिविडेंड है उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा सपोज करो प्रपोज डिविडेंड दे रखे 2 साल के, लास्ट ईयर भी इस साल भी, और एक लाइन और लिख कर दे दी मैंने, द शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग हैज डिक्लाइंड फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड 2 साल की दे रखे, लास्ट ईयर, करंट ईयर। एक लाइन और लिखी है, शेयर होल्डर्स इन एनुअल जनरल मीटिंग डिक्लाइंड टू पे द डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। कुछ होगा क्या डिविडेंड का? डिविडेंड का कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर का मानता है, बाय डिफॉल्ट क्या मानता हूं कि लास्ट ईयर वाला पेमेंट हो गया होगा, अप्रूवल हो गया होगा। अभी आपने स्पेसिफिक लिख दिया कि अप्रूवल नहीं हुआ, मतलब डिविडेंड पे करने की जरूरत नहीं है। तो फाइनेंसिंग में डिविडेंड का कुछ नहीं करना, ना लास्ट ईयर का करना है ना करंट ईयर। करंट ईयर का वैसे ही कुछ नहीं करना होता, लास्ट ईयर का भी कुछ नहीं करना रहेगा अगर लिखा हुआ है स्पेसिफिकली। तो नहीं लिखा हुआ है, 2 साल की इंफॉर्मेशन है, तो लास्ट ईयर का क्या मानता हूं? डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग में माइनस, ऊपर नेट प्रॉफिट में प्लस। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जल्दी से करके दिखाओ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज डिक्रीज बताना है, जल्दी से। जल्दी से। क्या बैंक ओडी कंसिडर होगा? बैंक ओडी कंसिडर नहीं होगा, बाकी चारों कंसिडर होंगे, ठीक है। कंपैरिजन कैसे करोगे? 21 से 22 करोगे, 22 से 21 करोगे, 21 से 22, ठीक है।
तो 21 का टोटल लगा लो, बैंक ओडी को छोड़ दो। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख प्लस 137,500 237,500 प्लस 75,000 प्लस 225, तो 3 4 537,500 है क्या? 537,500 का ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250 250 550 550 650 650 और 712,500 है ना? 712,500 है क्या? बढ़ रहा है तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? बढ़ रहा है तो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? पक्का ना? सो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है भाई? $175 सही है क्या? 1,75,000 का नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वन ये अलग आ रहा है क्या भाई? 125 प्लस 162,500 प्लस 1 लाख प्लस 3 लाख 4 5 6 687,500 है क्या? ओके, फिर ये क्या हो गया? 150 का नेट इंक्रीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, Sejal Limited, a manufacturing company, took a loan of 6 lakh, paid advance of rupees 1 lakh for purchase of equipment and purchased machinery for 5 lakh. Calculate the amount of cash flow from financing and investing. Cash flow from investing activity दिखाना है और cash flow from financing activity बनाना है। करो 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 करो। भाई सबसे पहले लिखा है took loan of rupees 6 lakh, इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है? took loan of rupees 6 lakh, इन्वेस्टिंग है फाइनेंसिंग है? फाइनेंसिंग। तो लोन टेकन, कितने का लोन लिया? 6 लाख रुपीस का। फिर लोन के बाद पेड एडवांस ऑफ 1 लाख फॉर परचेज ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेज किया और मशीनरी परचेज करी, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, और एडवांस भी आपने इक्विपमेंट परचेज करने के लिए दिया है, तो ये भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। तो एडवांस फॉर इक्विपमेंट, कितने का एडवांस दिया? 1 लाख रुपीस का पैसा दिया है, माइनस मशीनरी परचेज करी, परचेज ऑफ मशीनरी, कितने की मशीनरी परचेज करी? 5 लाख। तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो कितना हो गया? 6 लाख। और नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना हो गया? 6 लाख। ये यूज्ड है इसलिए नेगेटिव लिख देते हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 करें। फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन मशीनरी अकाउंट एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट भी बनाना रहेगा और अक्यूमुलेटेड मशीनरी अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आपको बोला है लास्ट में, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
और बोला शो हाउ ईच ऑफ द आइटम्स ऑन मशीनरी विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे आएगा वो भी बताना है। तो पहले तो अकाउंट खोल लो दोनों। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का 7,50,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन 9,70,000। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन 2,40,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं आपको। फिर बोला मशीन कॉस्टिंग 145, अक्यूमुलेटेड 70, सोल्ड फॉर 35। मशीनरी को आपने सेल किया है। मशीन कॉस्टिंग 145, अक्यूमुलेटेड 70। मशीन नहीं तो उसका डेप्रिसिएशन भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से खुला है मतलब मशीन रिमेन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किस में चार्ज होगा? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ये ठीक है ना? अरे ठीक है क्या? सो लिखा है मशीन कॉस्टिंग 145, अक्यूमुलेट 70। मशीन नहीं तो उसका डेप्रिसिएशन भी नहीं, मशीन नहीं तो डेप्रिसिएशन नहीं। डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में पड़ा है? अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में। खत्म करने के लिए क्या करेंगे इसको? अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन खत्म करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितना डेप्रिसिएशन था मशीन पर? 70। क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 70। 145 का मशीन था, 70 का डेप्रिसिएशन, मतलब मशीन कितने की बची? 75। 75 की मशीन कितने बेची? 35। तो बाय बैंक 35। 75 की मशीन 35 पे बेची है, मतलब प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस है, तो लॉस विल बी डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कितने का लॉस हुआ? 40,000। ये ठीक है क्या? सब लोग बैलेंसिंग करो। ये 130, ये क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन। थ्री लाख यहां आ रहा है, तो एंट्री बन रही मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्या है? परचेज ऑफ मशीनरी। नाउ कौन सा आइटम कहां जाएगा वही मार्क कर देते हैं अपन। दिस इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस, दिस इज सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, दिस इज लॉस ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कहां पर? एडजस्टमेंट में प्लस। डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एडजस्टमेंट के अंदर प्लस। बस और कहीं कुछ नहीं जा रहा। अब इसने क्या बोला था? शो कंप्यूट अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज। अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज विल बी 3,65,000। तो लिख के आना पड़ेगा अमाउंट ऑफ मशीनरी परचेज 365। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इज 1,30,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी इज 40,000। तीनों अलग से लाइन से लिख कर आने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली अमाउंट पूछे हैं, तो अकाउंट से नहीं निकालेगा वो। अकाउंट तो आपने अपने लिए बनाया है, आपको स्पेसिफिक आंसर लिख कर आना पड़ेगा। मशीनरी इतने की परचेज करी 3,65,000। इस साल का डेप्रिसिएशन 1,30,000 लिख के आना रहेगा, ध्यान रखना। फिर शो हाउ ईच ऑफ द आइटम्स ऑफ मशीनरी विल बी शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पार्ट बनाकर इसके एडजस्टमेंट जहां जहां आ रहा है, जो ये लिखा है मार्क करा है, वो आपको एग्जाम में बनाकर आना रहेगा। बना लोगे ना? पक्का? ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 14 करो। क्वेश्चन नंबर 14 करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 करो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है आपको। जल्दी से बनाएं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है।
मुझे बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी किससे स्टार्ट होता है? सबसे पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है from the following extract of Shiva Limited and the additional information calculate cash flow from operating activity. Profit of rupees 2,50,000 for the year ended 31st March after accounting the following item. तो 2.5 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये 2.5 लाख का प्रॉफिट है कि नेट प्रॉफिट, मतलब सिर्फ नेट प्रॉफिट है कि बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो कैसे पता पड़ेगा? अगर वो 4 आइटम दे रखे होंगे, 4 में से कुछ भी दिख गया तो ये 2.5 लाख क्या है? नेट प्रॉफिट। और 4 में से कुछ नहीं दिखा तो ये क्या बन जाएगा? डायरेक्टली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये बात ठीक है ना? अरे सब लोग ओके। सो प्रॉफिट है 250 का, फिर डेप्रीसिएशन है, लॉस ऑन सेल वगैरह ये सब दे रखा है। एक ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिख रहा है। मतलब व्हाट इज 2,50,000? नेट प्रॉफिट इज 2,50,000। फिर डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? डेप्रीसिएशन। कितने का डेप्रीसिएशन है? 20,000 का। फिर लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट भी यही आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 2,000 ऐड हो जाएगा यहां पर ही। गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ अगेन किसका पार्ट है? एडजस्टमेंट का ही। तो गुडविल रिटर्न ऑफ, कितना गुडविल रिटर्न ऑफ है? 9,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स को क्या करूं? प्रोविजन टैक्स को क्या करूं? नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स। कितना प्रोविजन फॉर टैक्स? 35,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व यहीं पर ऐड होगा नेट प्रॉफिट के अंदर ही। कितने का ट्रांसफर है? 17,500। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? माइनस गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कितना माइनस होगा? 8,000 यहां पर माइनस। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन है ट्रेड रिसीवेबल, ऑल ट्रेड रिसीवेबल आर गुड। 50,000 का 62,000 ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ रहा है। किसका पार्ट है ये? वर्किंग कैपिटल वाले। अच्छा, एडजस्टमेंट करने के बाद दिस गिव्स यू व्हाट? नेट प्रॉफिट में सारे एडजस्टमेंट वाले, दिस गिव्स यू व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड और लेस। प्रॉफिट है तो करंट एसेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है तो माइनस, लॉस है तो ऐड। सो ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, कितना माइनस? 12,000 माइनस। फिर ट्रेड पेबल 45 का 55, ट्रेड पेबल बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। क्या करेंगे? ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, कितना? 10,000। इन्वेंट्री 12 का 8 कम हो गया, करंट एसेट कम हो रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। क्या करेंगे? ऐड डिक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना डिक्रीज है? 4,000। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 8,000 का 0, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस डिक्रीज इन एडवांस इनकम 8,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6 का 3, आउटस्टैंडिंग कम हो गया, करंट लायबिलिटी कम हो गई। प्रॉफिट क्या करेंगे? माइनस डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग, कितना है? 3,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंस 0 का 5, प्रीपेड बढ़ गया, करंट एसेट बढ़ रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन प्रीपेड, कितना इंक्रीज है? 5,000। खत्म। कितना हो रहा है? 302500। दिस विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 302 500। इसको नेट करो 23
तो ये आ जाएगा 3,25,500 एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। नेट करो भाई इसको। -14 दैट विल गिव यू व्हाट? और कुछ है नहीं, टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ है नहीं, डायरेक्टली क्या निकल जाएगा? ये नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग क्या प्रोविजन फॉर टैक्स था, बिल्कुल है सर। तो इससे क्या निकलेगा? इससे क्या निकल जाएगा? नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम कितना? 3,11,500। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? टैक्स पेड। टैक्स कितना? प्रोविजन टैक्स कितना, उतना ही टैक्स पेड हो जाएगा 35,000 का। दैट विल गिव यू नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कितना आ जाएगा? 2,76,500 एज नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सारी एक्टिविटीज करनी है। इसके पहले एक टैक्स का एडजस्टमेंट देख लो वापस से, थोड़ा सा एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं। मशीनरी का क्यूमुलेटिव डिप्रेशन हमने बना ही लिया, एक टैक्स के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, एक सिंगल अमाउंट दिया हुआ है 10,000, तो ये सेम को क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में प्लस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस। ठीक है ना? सेम अमाउंट ही। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 2010, 2011, 10,000 और 15,000, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? जो लास्ट ईयर का है उसको टैक्स पेड मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर माइनस, और ये 15,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नेट प्रॉफिट में ऐड। ठीक है ना? और ध्यान है, अभी प्रोविजन फॉर टैक्स 2010, 2011, 10,000 और 15,000 का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है? और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन दो हो सकती है, टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द ईयर और टैक्स पेड फॉर द ईयर। दो में से कोई एक दे रखी होगी, दूसरी बैलेंसिंग निकलेगी। टैक्स प्रोवाइडेड मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, टैक्स पेड मतलब टू बैंक। ठीक है ना? सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में टैक्स पेड लिख लेता हूं 20,000 का। ठीक है? टैक्स कितना वगैरह 20,000 का। 1 और 2 में आपको अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं, पर जैसी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आपको क्या खोलना पड़ेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट खोल लेते हैं। प्रोविजन करंट लायबिलिटी होती है, तो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग कितना है? 10, टू बैलेंस कैरी डाउन कितना है? 15। टैक्स पेड है मतलब टू बैंक वाली एंट्री है, प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक 20। तो यहां पर बैलेंसिंग क्या हो जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल कितना हो गया? 25। ऐसा ही हुआ। तो ये तो क्या जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? कहां पर? नेट प्रॉफिट में प्लस, और ये कहां जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाकर टैक्स पेड के नाम से माइनस। ठीक है ना? अरे सब लोग, नाउ अगर कभी आपको क्वेश्चन में साथ में रिफंड दिया हुआ है, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स लिखा हुआ है, तो रिफंड ऑफ इनकम टैक्स ऊपर नेट प्रॉफिट के अंदर जब ऐड कर रहे हो तो भी माइनस करके ऐड करना है, और टैक्स पेड में भी इस रिफंड को क्या करना है? माइनस। मतलब सपोज करो इसी के अंदर 2,000 रुपए का इनकम टैक्स रिफंड लिखा होता, तो मैं यहां पर नेट प्रॉफिट में कितना ऐड करता? 23, और यहां पे टैक्स पेड कितना माइनस करता? 18। दोनों में रिफंड नेट होगा, दोनों जगह रिफंड जो है वो माइनस हो जाएगा। ये बात ठीक है ना सब लोग? इसके आने के आंसर सबसे ज्यादा है, इसके आने के आंसर सबसे ज्यादा है। प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड 2 साल का दे रखा है। लास्ट ईयर से मतलब है सिर्फ लास्ट ईयर का ही क्या होगा? नेट प्रॉफिट में ऐड, और लास्ट ईयर वाले क्या होगा? फाइनेंसिंग में माइनस। इस साल वाले से मतलब ही नहीं है सब लोग, पक्का?
ग्रेट। अगर मशीनरी भी है, अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन भी है, तो मशीनरी अकाउंट से परचेज सेल निकलेगा, टू बैंक या वाई बैंक निकलेगा। अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकलेगा करंट ईयर का। अगर अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का अकाउंट है मतलब मशीन रिमेन एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, तो जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन खत्म करना पड़ेगा। पर अगर सिर्फ मशीनरी अकाउंट चल रहा है, मतलब मशीनरी ऑलरेडी कैसे है अपनी बुक वैल्यू पर है, बुक वैल्यू पर है मतलब उसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हुआ हुआ है, तो जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन आपको अलग से माइनस करने की जरूरत नहीं होती। आप उसकी एंट्री, आपको अक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की जो आप एंट्री बनाते हैं वो एंट्री बनाने की जरूरत अलग से नहीं होती। फिर उस केस में मशीनरी अकाउंट से ही या तो परचेज ऑफ मशीनरी निकलेगा टू बैंक, या बाय बैंक निकलेगा सेल ऑफ मशीनरी, या बाय डेप्रिसिएशन निकलेगा, तीन में से कोई एक निकलेगा। ठीक है ना सब लोग? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तीनों एक्टिविटी बनानी है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको। जल्दी से फॉर्मेट ओपन कर लो, पूरा फॉर्मेट ओपन करना, पूरा फॉर्मेट ओपन करना। सबसे पहले बैलेंस शीट का सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पीछे एडजस्टमेंट देख लेता हूं एक बार, मशीनरी में एडजस्टमेंट है, मशीनरी पर एडजस्टमेंट है। ठीक है, बैलेंस शीट का सीक्वेंस फॉलो करेंगे और सीक्वेंस के आपसे क्रॉस पोस्ट करते जाएंगे। सबसे पहले लिखा है शेयर कैपिटल 6 लाख का 7 लाख, शेयर कैपिटल बढ़ गया। शेयर कैपिटल बढ़ा है मतलब, शेयर कैपिटल बढ़ा है मतलब इश्यू ऑफ शेयर। इश्यू ऑफ शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। कितने के शेयर इशू करें? 1 लाख रुपए के। फिर रिजर्व एंड सरप्लस नोट दे रखा है पीछे, बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल 110 का 2 लाख, 90,000 का नेट प्रॉफिट है। क्या आपको उन चार में से कोई आइटम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएगा आपका? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले पहले क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना हो जाएगा? 90,000। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख का 3 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग बढ़ गई, मतलब आपने बोरोइंग्स करी है, बोरोइंग्स करी है पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो प्रोसीड्स ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना? 1 लाख। करंट लायबिलिटी
ट्रेड पेबल, अच्छा ऑपरेटिंग का पार्ट है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद क्या आता है? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये एडजस्टमेंट करने के बाद क्या निकलता है अपना? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें सारे वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी वाले एडजस्टमेंट करने हैं। सो ट्रेड पेबल 25,000 का 30,000, ट्रेड पेबल बढ़ गया, करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। क्या करेंगे? ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। कितना बढ़ा है? 5,000। फिर नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट दे रखा है, पीछे टैंजिबल एसेट है 8 लाख 11 लाख, और नीचे इसके बारे में एडजस्टमेंट था। तो टैंजिबल एसेट को क्या खोल देंगे? अकाउंट। एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हो जाएगा? 8 लाख, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 11 लाख। फिर एडजस्टमेंट आएगा तब पढ़ लेंगे और तभी पोस्टिंग करेंगे। इन्वेंट्री 60 का 70, इन्वेंट्री बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट। क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। कितना माइनस? कितना माइनस? 10,000। फिर ट्रेड रिसीवेबल 40 का 32, ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस। क्या करेंगे? ऐड डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना? 8,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लास्ट में फाइनेंसिंग में आएगा ये। तो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिससे क्या निकल जाना चाहिए अपना? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग कैश कितना है? 35, और क्लोजिंग कितना है? 28। मतलब मुझे पता है इस बार क्या होने वाला है? नेट डिक्रीज कितने का? 7,000। नेट डिक्रीज कितने का होने वाला है? 7,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नेट डिक्रीज होना चाहिए, कंपलसरी है। फिर ड्यूरिंग द ईयर, एडजस्टमेंट पढ़ रहा हूं जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा है। ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 वाज सोल्ड फॉर 65। 80 की मशीन कितने बेची? 65। मशीन को बेची 65,000 में, पैसा आएगा बाय बैंक 65। टैंजिबल एसेट का पार्ट होगा वो, टैंजिबल एसेट का पार्ट होगा। कितने की मशीन थी? 80 की मशीन कितने में बेची? 65। 15,000 का लॉस, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 15,000। डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड ऑन टैंजिबल एसेट ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख। डेप्रीसिएशन कितने रुपए का है? 2 लाख रुपए का। तो डेप्रीसिएशन टू टैंजिबल एसेट बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है ना? अरे सब लोग खत्म? अरे खत्म? बैलेंस करो। 5,80,000। ये क्या हो जाएगा? टैंजिबल एसेट अकाउंट डेबिट। टैंजिबल एसेट को डेबिट किया है। डेबिट किया मतलब टैंजिबल एसेट क्या हो रहा है? टैंजिबल एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टैंजिबल एसेट बढ़ रहा है मतलब परचेज। तो यहां क्या आ जाएगा? टू बैंक। ये ठीक है क्या? अरे ये ठीक है क्या? क्रॉस पोस्टिंग्स कर लेते हैं। टू बैंक, दिस इज परचेज ऑफ टैंजिबल एसेट, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो परचेज ऑफ tangible asset 5,80,000. By bank, that is sale of tangible asset 65,000. ये क्या है? लॉस ऑन सेल, और उसके नीचे डेप्रीसिएशन, तो लॉस ऑन सेल ऑफ tangible asset। कितने का लॉस है? 15,000 का। डेप्रीसिएशन कितने का है? 2 लाख। एडजस्टमेंट का पार्ट है, और कुछ नहीं। खत्म? सबकी क्रॉस पोस्टिंग्स हो गई। दिस विल बी 2,15,000। इससे 305 विल बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। 3,000 यहां पे नेट, दैट विल गिव यू नेट कैश फ्रॉम, अरे क्या हो गया पीछे? दैट विल गिव यू नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज 3,08,000।
ये कितना, -515। क्या हो जाएगा ये, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बी, दिस इज पॉजिटिव 2 लाख। क्या बोलेंगे इसको, नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सी, जरा देखो मैच हो रहा है क्या, 5,08,000 और -515, -7,000, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल सोबर क्वेश्चन है, 5 नंबर के अंदर आराम से आ सकता है। और आई ऑलवेज बिलीव कि अगर तीनों एक्टिविटी बनाने को आती तो बहुत बढ़िया जीवन के अंदर। तो मैच तो होगा, पता तो पड़ेगा कि 5 आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं, मतलब उस 5 में से। तो ऑपरेटिंग सिर्फ आए तो घबराने वाली बात नहीं, बढ़िया रहे हमारे लिए कि अगर तीनों एक्टिविटी बनाने को आए इस तरह का, तो मतलब 5 नंबर में आएगा तो इससे ज्यादा भयानक नहीं होगा। अच्छा, इन जनरल भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का 80 नंबर का पेपर होता था जब, उसमें भी कैश फ्लो स्टेटमेंट 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता था, और 1+1 के 2-2 नंबर के, मतलब 1+1 के 2 क्वेश्चन आते थे जो 1-1 नंबर वाले होते थे, उसमें भी 2 एडजस्टमेंट ही आते थे। तो आपके अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा पूरा, तो 2 एडजस्टमेंट से ज्यादा नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देखो अपन ने अक्यूमुलेटेड और मशीनरी बना लिया था, ये सिर्फ मशीनरी अकाउंट बन गया, ठीक है। प्रोविजन टैक्स के ऊपर अपन ने बात कर ली, प्रपोज डिविडेंड के ऊपर अपन ने बात कर ली, तो 99% जो एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो सारे एडजस्टमेंट के ऊपर अपन ने बात कर ली, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 करें, क्वेश्चन नंबर 16 करें फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 करें, आपको अगेन कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 करें, आपको पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, जल्दी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है जल्दी से। क्वेश्चन 16 बनाना है फटाफट से। जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 16, you are required to prepare a cash flow statement as per AS3 for the year ending 31st March 21 from the following balance sheet। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है आपको, पूरा बनाना है। अगेन फॉर्मेट ओपन कर लिया, नीचे एडजस्टमेंट में मुझे डिविडेंड प्रपोज दिख रहा है, बिल्डिंग है और टैक्स है, ठीक है। तो सीक्वेंस बैलेंस शीट का फॉलो करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल 4 लाख का 6 लाख, शेयर कैपिटल क्या हो गया, शेयर कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। शेयर कैपिटल बढ़ गया मतलब आपने शेयर क्या करे, इशू, इशू ऑफ शेयर इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना, 2 लाख। फिर
रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख का 2 लाख, मुझे डिविडेंड दिख रहा है, प्रोविजन और टैक्स भी है, तो ये क्या होगा? नेट प्रॉफिट। 1 लाख का 2 लाख हुआ है, नेट प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 1 लाख रुपीस का। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख से 1 लाख, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो गई, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कम हो गई मतलब रीपे करा हो एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग, तो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना? 1 लाख रुपीस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन बैंक लोन 10,000 से 0, आपने अगेन रीपेमेंट कर दिया होगा, रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 10,000 माइनस ट्रेड पेएबल 60 का 45, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट, क्या करेंगे? माइनस डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल, कितना माइनस? 15,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन नीचे नोट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स, और नीचे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या खोलना पड़ेगा? अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट खोल देते हैं, प्रोविजन ऑफ क्रेडिट बैलेंस, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग प्रोविजन है 40 का, टू बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग प्रोविजन है 70 का। फिर फिक्स एसेट में टैंजिबल एसेट बिल्डिंग है, नीचे बिल्डिंग के बारे में एक एडजस्टमेंट दे रखा है, तो बिल्डिंग का भी क्या खोल देंगे अपन? अकाउंट। बिल्डिंग एसेट है, एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है बिल्डिंग का 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस भी 6 लाख। फिर इनटैंजिबल एसेट पेटेंट, पेटेंट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 50 का 45, पेटेंट कम हो रहा है, कम हो रहा है मतलब अमोर्टाइज, हम पेटेंट अमोर्टाइज इज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, पेटेंट्स अमोर्टाइज्ड, कितने के पेटेंट अमोर्टाइज कर दिए? 5,000 के। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 0 का 75 बढ़ गया, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट क्या करा है? परचेज, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना? 75,000, पैसा गया माइनस। इन्वेंट्री 10,000 का 15,000, इन्वेंट्री क्या हो गई? बढ़ गई, इन्वेंट्री बढ़ गई, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट, क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन इन्वेंट्री, कितना माइनस? 5,000 माइनस ट्रेड रिसीवेबल 120 का 195, ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? अरे ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया? बढ़ गया, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट, क्या करेंगे? माइनस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 75,000 माइनस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग 30 और क्लोजिंग 85। प्रोविजन ऑफ टैक्स, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिख लिया अपन ने। डिविडेंड प्रपोज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20 एंड 21 आर 60 एंड 80 रिस्पेक्टिवली, आपको किससे मतलब 60 से कि 80 से? सिर्फ और सिर्फ 60 से। 60,000 ऊपर नेट प्रॉफिट में क्या हो जाएगा? ऐड, और प्रपोज डिविडेंड जो पे करा है वो फाइनेंसिंग में क्या हो जाएगा? -60। आई होप कोई समस्या नहीं इसके अंदर। बिल्डिंग वॉज परचेज फॉर 75,000, बिल्डिंग परचेज करी 75,000 की, एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 75, बैलेंसिंग करके बाद में पोस्टिंग करेंगे सारी। An old building, the book value of 63 sold at a loss of 5, 63 का बुक वैल्यू है 8, 5,000 के लॉस में बेचा, मतलब कितने बेचा? 58। बिल्डिंग बेचा है तो बाय बैंक 58, लॉस में बेचा है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 5। आई होप समझ में आता है सब लोग। टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स इतना बनाया, स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना टैक्स प्रोवाइड किया है? 80,000। टैक्स प्रोवाइड का मतलब बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L होता है, ध्यान रखना। टैक्स पेड लिखा होगा वो टू बैंक होगा, टैक्स पेड लिखा होगा वो टू बैंक होगा। खत्म, बैलेंस करो। ये 50 क्या हो जाएगा? ये टू बैंक टैक्स पेड का अमाउंट, बैलेंस करो। 12,000 इधर आ रहा है, डैश टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को क्रेडिट किया है, मतलब बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है कि कम हुआ है? कम हुआ है। दो तरह से बिल्डिंग कम हो सकती है, या तो सेल करने की वजह से या फिर डेप्रिशिएट, सेल का वैल्यू है ऑलरेडी तो ये क्या होगा? डेप्रिसिएशन। पोस्टिंग्स करते हैं। दिस इज टैक्स पेड, लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर
माइनस कितने का टैक्स पे करा है? 50,000. दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्स. 80,000 नेट प्रॉफिट में प्लस. दिस इज परचेज ऑफ बिल्डिंग 75,000 माइनस. दिस इज सेल ऑफ बिल्डिंग 58,000 प्लस. लॉस ऑन सेल और डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट का पार्ट है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग कितने का लॉस है? 5,000. डेप्रिसिएशन 12,000. खत्म. अरे खत्म. तो दिस विल गिव यू 2,40,000 as net profit before tax and extraordinary item. 22,000. Operating profit before working capital changes as 2,62,000. 95,000. तो net cash generated from operations कितना हो जाएगा? 1,67,000. टैक्स पेड माइनस कर देते हैं. 117 would be net cash from operating activity. Negative 92. Negative is the net cash used in investing activity. Plus 30. Net cash from financing activity. 55 प्लस आ रहा है क्या? पक्का? बहुत बढ़िया. So this completes your cash flow statement as well. तो एक चैप्टर बचता है इसके बाद, कौन सा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अपन कल की क्लास के अंदर समाप्त करेंगे. ठीक है, कल फिर मिलेंगे. एनपीओ पढ़ के आना. ठीक है, एनपीओ ध्यान से पढ़ के आना. कल फिर मिलते हैं. टाटा बाय बाय, टेक केयर.